देखिए अब वैदिक कालीन में जो है कैसे वर्ण व्यवस्था कैसे थी। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य है जातियों से। कैसे वर्ण कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था भी थी कि जैसे कि हमने बताया कि वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिला है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की प्राप्ति हुई है। यही सब जो है वर्णन मिलता है। देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जो वर्णन मिलता है और उसमें कहा गया है पुरुष सूक्त। किस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। अब कहा गया है कि पुरुष सूक्त में जो ऋग 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त जो वर्ण व्यवस्था जो बताई गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, किसमें पुरुष सूक्त में बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये बताया गया है कि पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की प्राप्ति के बारे में जो है वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में संबंधित बताया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये विशेष क्वेश्चन है, पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग, पहली बार जो है शूद्र शब्द का प्रयोग किस सूक्त में है। तो पहली बार जो है शूद्र शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाँ, पहली बार जो है शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहता है कि एक व्यक्ति है, कहता है मान एक कवि है कि एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूँ। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक पुरुष कहता है मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरे पिता एक वैद्य है, मेरे पिता एक वैद्य है, तो मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि इस प्रकार अलग अलग काम करने वाले हम लोग एक साथ रहते थे। मतलब ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में निकलता है मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, मेरे पिता वैद्य है, तीनों लोग अलग अलग काम करने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं। जरूरी नहीं है कि मैं कवि हूँ तब अलग परिवार का हूँ, अब मेरी माँ आटा पीसने वाले अलग परिवार का हूँ, मेरे पिता वैद्य है, डॉक्टर है, अलग परिवार नहीं। तीनों लोग है, काम तो अलग अलग है, काम तो अलग अलग है, परंतु है कैसे एक संयुक्त परिवार का सदस्य हूँ। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऐसा वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित मिलता है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। क्या था? जो वर्ण व्यवस्था का आधार माना गया, क्या माना गया? कर्म माना गया। कर्म प्रधान होता है। तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म।
हम कर्म करेंगे तो हमें खाने की व्यवस्था होगी, कर्म नहीं करेंगे खाने की व्यवस्था नहीं होगी। जैसे वर्तमान कहा जाता है कर्म करिए फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म करोगे फल ऑटोमेटिक मिलेगा ही, नहीं मिलेगा ही। इसलिए जितने भी लोग हैं सब लोग कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान है, ये कर्म प्रधान ये वैदिक कालीन में ऋग्वेद में बताया गया है, कर्म प्रधान है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है कर्म प्रधान है। ये चीज याद रहे, अभी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, आर्थिक मतलब जीवन मतलब कैसे आर्थिक जीवन रहता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन में ऋग्वैदिक कालीन में आर्थिक मतलब समझ रहे हो कि आर्थिक स्थिति कैसे है कैसे नहीं है। आर्थिक मतलब ये होगा ऋग्वैदिक काल में जो पुरुष रहते थे, जो मनुष्य रहते थे, उनका आर्थिक स्थिति कैसे था, वो कैसे जीवन यापन करते थे अपना, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया। ऋग्वैदिक कालीन में जो है आर्थिक जीवन जो है कृषि के साथ साथ सबसे ज्यादा सबसे अधिक आर्थिक जीवन जो था पशुपालन में था। कि पशुपालन ऋग्वैदिक कालीन में जो आदमी लोग रहते थे सबसे ज्यादा पशु को पालते थे। पशु को पालने पर ही उन लोग का आर्थिक जीवन ठीक ठाक रहता था। कृषि के बाद जो है दूसरा सबसे अधिक आर्थिक जीवन चलता था, जीने के इससे जो था घर का परिवार को खर्चा चलाने का काम जो है कृषि के बाद पशुपालन होता था। क्या होता था? पशुपालन होता था। और जिसमें गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और जो पशुपालन होता था ऋग्वैदिक कालीन में, ऋग्वैदिक कालीन में जो है गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन जितने लोग थे अधिक से अधिक लोग गाय पालते थे, गाय की सेवा करते थे। आज जो गाय का जो हम लोग कहते हैं छोटा लड़का का खुशियाँ पैदा होता है तो गाय को ले आओ, क्यों? हल्का होता है। देसी गाय का दूध, जर्सी नहीं, जर्सी तो वैसे मोटा रहेगा। देसी गाय का दूध ले आओ तो दूध पिलाओ, तो बकरी का दूध ले आओ पिलाओ, है ना। इसीलिए यही कारण है। इसलिए गाय के अंदर जो दूध होता है उसमें कीटाणु मारने का काम, बच्चों के अंदर जो स्ट्रांग होने का काम, बच्चों को फुर्तीला बनाने का काम, तेजी से बच्चे कितना तेज बच्चे अपना छड़ने लगते हैं। जैसे गाय बच्चा देता है, कभी गाय बछड़ा देखो 2 ही 4 मिनट का तेज छड़ने लगता है तो किसी पकड़ने के लिए तो 1-2 दिन पकड़ नहीं पाएगा जल्दी। और भैंस बच्चा देख लो तो 3 गुना भी ज़्यादा ऐसा रहे जैसे 8 लाठी मार खाए हैं। हमारे यहाँ एक हुआ है तो परसों हुआ है, आज तो सोचता ही नहीं रहा तो उसी दिन उसी नाम नहीं लेते जाता। वो तो उठाते हैं खोल को उठो जुटो तो उठे जाएगा दूध पीने के लिए, बताओ। अब वही गाय के लेता है इतना तेज भागता है पूछे मत, तोड़ता रहता है कब पैर को पी ले जल्दी जाए। अब ऐसे बकरी का, इसलिए बकरी का दूध पिलाया जाता है। बकरी का लेना भी जो बकरी का बच्चा जो होता है पैदा होते मान तो अपने महतारी के साथ उसे कहो तो 4-10 मिनट टहरा दो, तो 4-10 मिनट अगर टहल ले वो थकेगा नहीं। परंतु भैंस का बच्चा टहरा दोगे तो थक जाएगा, लक बच्चा टहरा दो तो थक जाएगा। किसी दिन गाय बच्चा टहरा दो, ऊँट गधे का बच्चा टहरा दो तुरंत थक जाएगा। परंतु गाय और बकरी के बच्चे ऐसे होते हैं 4-10 किलोमीटर दौड़ा दो, टहरा दो गाय को, तो मेरा बच्चे को थकने वाला सुनने का काम नहीं करेगा वो। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन में जो है सबसे आगे स्थिति क्या जाती है, क्या था? कृषि के बाद पशुपालन को सर्वाधिक महत्व दिया गया। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन माना गया? गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। और उसके बाद जो है गायों के अनेक नामों से पुकारा गया। और जो गाय जो है गाय को अनेक नामों से पुकारा गया। कौन से नाम से? देखिए गोवष्ट, हाँ गोविष्ट गावी को कहते हैं। एक नाम था गाविष्ट, क्या नाम था? एक नाम था गाविष्ट। और दूसरा नाम था इसका गोधु, क्या गोसु, गत्य, गोसु।
सत्य और अधन्या, मतलब अधन्या तो पद न करने योग, गवेषण गवेषण गवेषण। उसके बाद गवेषण के बाद एक था और नाम था इनका, देखिए गवेषण का था गम्य, क्या गम्य, गम्य 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 के बाद अधन्या, क्या अधन्या, मतलब पद न करने योग्य, पद न करने योग अधन्या कहा गया। इत्यादि नाम से पुकारा था। जो काली निकायों को जो है कविष्टि, गोत्र, गद्य, गवेषण, गम्य और अधन्या, पद न करने योग्य इत्यादि नाम से पुकारा जाता था। काली के गायों को नाम पुकारा जाता था, मतलब गाय माता मानी जाती थी। और देखिए पीछे आया है ऋग्वैदिक काल में गायों का 176 बार वर्णन मिलता है। कितने बार? पीछे आया है कि ऋग्वैदिक काल में गाय का 176 बार वर्णन मिलता है। सबसे अधिक वर्णन जो है गाय का होता है ऋग्वैदिक कालीन में। उसके बाद जो है ऋग्वैदिक कालीन बता रहा हूं, और उसके बाद जो है गायों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है, देखिए गायों आर्यों में जो आर्य लोग थे, ऋग्वैदिक काल वाले लोग थे, उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ जो है गायों के लिए होती थी, गाय के लिए, ठीक है। और जो है पहाड़ी नामक व्यापारी, पहाड़ी नामक व्यापारी ने जो है विशेषतः पशुओं की चोरी करते थे। पहाड़ी 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 नामक व्यक्ति ने, हाँ, सबसे ज्यादा चोरी गायों, पहाड़ी नामक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा चोरी जो है व्यक्ति व्यापारी कर सकते हो। पहाड़ी नामक व्यापारी ने सबसे ज्यादा चोरी जो है गाय की करते थे, गाय गाय मानी जाती थी। और जो है गाय का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। ऋग्वैदिक काल में गाय का जो है सबसे ज्यादा व्यापार किसका होता था? गाय का ही होता था। और ऋग्वैदिक काल में गाय के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा, जिसका प्रयोग रथों में होता था। और ऋग्वैदिक काल के जो है पशुओं में जो गाय के बाद सबसे अधिक जो है माना जाता है घोड़ा। कौन? घोड़ा दूसरा ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में दूसरे पशु घोड़ा, घोड़ा इसलिए माना था कि किसी भी समागम को होने के लिए रथ में लगा के काम करते थे, घोड़े से करते थे। अब गाय के ऊपर रखा था, गाय का जो बछड़ा होता था उससे जो है खेत जोतने का काम, हल चलाने और जो है मालगाड़ी, जो बैलगाड़ी होती है बैलगाड़ी को चलाने का काम इस बैलों के द्वारा होता था। हाँ, इसको अनाज में कम बैलों के द्वारा होता था ना, इसलिए घोड़ा जो है ऋग्वैदिक काल में दूसरा पशु जो है घोड़ा था, जो अनाज रथ चलाने का काम करता था। क्या करता था? रथों में रथ चलाने का काम आता था। गाय का घोड़े के अलावा ऋग्वेद में भेड़, बकरी, बैल, भैंस और जो है भैंसा, ऊंट, कुत्ता आदि का जो उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो है गाय और घोड़े के बाद
बकरी का भी, बकरी, भेड़, बैल, भैंस, भैंसा और जो है ऊंट, कुत्ता, ये सभी चीजें इत्यादि जानवरों का भी वर्णन ऋग्वैदिक काल में मिलता है। और उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल में हड़प्पा कालीन दो प्रमुख पशु हाथी और बाघ और मछली का उल्लेख नहीं मिला है। देखिए ऋग्वैदिक कालीन में दो प्रमुख पशु हाथी और बाघ, हाथी या बाघ का और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन में हाथी, बाघ, मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। और उसके बाद जो है ऋग्वैदिक कालीन जो है कृषि पर थे, कृषि का था, ऋग्वैदिक कालीन में कृषि प्रधान था। क्या? कृषि प्रधान था, इसलिए कि ऋग्वैदिक कालीन लोग सबसे अधिक कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। ऋग्वैदिक कालीन लोग कृषि प्रधान था, कृषि पर पूरा जीवन यापन होता था। ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि का स्थापना स्थान नगण्य माना जाता था। नगण्य मतलब ना के बराबर का। ऋग्वैदिक काल में कृषि ना के बराबर होती थी। किसी बराबर? ना के नगण्य माना जाता था। और जो है ऋग्वैदिक काल में केवल 24 बार कृषि शब्द का प्रयोग किया गया। कृषि का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। कृषि का उल्लेख सिर्फ 24 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में कृषि का सिर्फ 24 बार उल्लेख मिलता है। और उसके बाद जो है ये कहा गया, जिसमें जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया। जो जुता हुआ खेत था उसे क्या कहा गया? क्षेत्र। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया। जो उपजाऊ भूमि जहाँ पैदा होती थी उसे उर्वरा नाम पुकारा गया। कितना पुकारा गया? उर्वरा नाम पुकारा गया। अब इतना आप लिख लीजिए, आगे के बारे में और ऋग्वैदिक कालीन में और जो चीजें हैं उसको मैं काल से विस्तार से वर्णन करूँगा। कल जो नहीं आएगा समझ में हमें बताते रहिएगा, मैं इसे पूरा जब विस्तार से वर्णन करते चला जाऊँगा।